हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा शाइन ऑन मी की स्टोरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। शाइन ऑन मी कहानी की शुरुआत में डॉक्टर लिन हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी करते नजर आते हैं। कुछ ही देर बाद जैसे ही वो बाहर आते हैं तो डॉक्टर लिन सामने खड़े मरीज के घर वालों को बताते हैं कि ये एक कामयाब सर्जरी थी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। सुनते ही उन सब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और सभी घरवाले डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं कुछ ही फासले पर द सीनियर डॉक्टर लिन की तरफ देख रहे होते हैं और उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं, डॉक्टर लिन के अंदर टैलेंट और कंपैशन दोनों पाए जाते हैं और यही वजह है कि आज की इतनी मुश्किल सर्जरी डॉक्टर लिन की वजह से कामयाब रही। इतने में लिनियो के फोन पर शाओजिन की कॉल आती है तो वो उससे बात करता हुआ साइड पर चला जाता है। शाओजिन लिनियो से पूछता है कि आज तुम्हारी आवाज में काफी बदलाव नजर आ रहा है, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो। लिंजियो कहता है कि आज की सर्जरी काफी मुश्किल थी लेकिन मैं कामयाब रहा तो इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। शाओजिन कहता है, इस तरह तो हमें ये खुशी की बात सेलिब्रेट करनी चाहिए। सुनते ही लिन शाओजिन से कहता है कि क्यों ना आज तुम शंघाई आ जाओ, यहाँ पर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। ये शाओजिन उसको मना कर देता है। शाओजिन लिनियो से कहता है कि क्यों ना तुम मूजी आ जाओ, यहाँ पर हम दोनों मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। शाओजिन लिनियो से कहता है कि यहाँ पर काफी खूबसूरत लड़कियां हैं, मैं तुम्हारी मुलाकात किसी से भी करवा दूंगा। शाओजिन की बातें सुनकर लिन हंसने लगता है और कहता है कि मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैंने कहीं और बात की हुई है, मैं बिजी हूँ। शाओजिन कहता है कि मैं एक लड़की के साथ तुम्हारी डेट की टाइमिंग फिक्स कर चुका हूँ और अब तुम एंड टाइम पर मुझे इनकार नहीं कर सकते। शाओजिन की बातें सुनकर लिन मुसलसल हंसता रहता है तो शाओजिन उसको बताता है, लास्ट टाइम मेरी मम्मा की बर्थडे पार्टी पर एक लड़की तुम पर पहली नजर में फिदा हो गई थी और तुम पर दिल हार बैठी थी और आज के दिन उस लड़की की मुलाकात मुझसे हुई तो उसने तुम्हारा जिक्र किया, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ उसकी डेट फिक्स कर दी। शाओजिन की बातें सुनकर लिनियो मुसलसल हंसता रहता है। शाओजिन उसको कहता है कि तुम्हें याद होगी हमारी मिस चंग्यान, उन्हीं की बेटी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये सुनते ही लिनियो को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो मिस चंग्यान की बेटी को याद करता है। फिर बगैर कुछ कहे लिनियो फौरन से पूछता है कि कल किस वक्त मुझे वहां आना है। अगले दिन सुबह होते ही लिनियो अपनी गाड़ी में सवार होकर एक लंबा तवील सफर तय करता है और ऊजी पहुंचने जाता है। रास्ते में शाओजिन की कॉल आती है तो वो लिनियो से पूछता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है, तुमने इस बार डेट का मुझे इनकार नहीं किया और उल्टा आने के लिए तैयार हो गए, तुम्हारे तो कहीं और प्लान्स थे ना, फिर तुमने मुझे इनकार क्यों नहीं किया। लिनियो हंसते हुए उसकी बात टाल देता है तो शाओजिन कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। शाओजिन कहता है कि मैंने आज तक तुम्हारी जितनी भी डेट सेट की हैं, तुम हमेशा इनकार करते आए हो, लेकिन आज तुमने पहली बार मुझे इनकार नहीं किया और उल्टा यहाँ आने की इतनी जल्दी है तुम्हें। लिनियो अभी रास्ते में होता है कि वहीं साथ वाले ट्रक की स्क्रीन पर कोई चीज आकर लगती है जिससे ट्रक का ड्राइवर गाड़ी का कंट्रोल खो देता है। ऐसे ट्रक लिनियो की गाड़ी के साथ आकर लगता है और दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ नीजंग अपने छोटे भाई के साथ उसके कमरे में मौजूद होती है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है तो जीवांग वहां पर जाकर देखती है। दरवाजा खोलते ही वो सामने एक प्यारे से लड़के को खड़ा पाती है। वो लड़का जीवांग से पूछता है कि क्या ये मिस्टर झियांग का घर है। जीवांग हैरानगी से उस लड़के की तरफ देखती रहती है और अगले ही लम्हे जीवांग अपने हॉस्टल के बाहर दोस्तों के साथ खड़ी होती है। जीवांग की एक दोस्त उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज अरेंज कर रही हूँ, वो देखो पीछे, ये है मेरा सरप्राइज जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था। सामने वहीं वो प्यारा सा लड़का चलाता हुआ इसकी तरफ आ रहा होता है। सभी दोस्तें आपस में बात कर रही होती हैं तो इतने में एक लड़की कहती है कि आज का डिनर झांगजू की तरफ से है। जीक्वांग उससे इस सब की वजह पूछती है तो उसको पता चलता है कि झांगजू की एक बैंक में जॉब लग गई है और वो आज सब दोस्तों को ट्रीट देगा। झांगजू जीवांग की तरफ देखता हुआ कहता है कि तुम तो कल आने वाली थी, फिर आज तुम यहाँ कैसे आ गई। तो जीवांग की दोस्तें उसे खींचती हैं और अपने साथ ले जाते हुए कहती है कि झांगजू अगर तुमने हमें ट्रीट नहीं देनी तो मत दो, पर हमारी दोस्त से इतनी पूछपिछ मत करो। कुछ ही देर बाद सभी दोस्त एक रेस्टोरेंट में बैठे खाने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर जीक्वांग अपने पास बैठी दोस्त से पूछती है कि आखिर झांगजू को कैसे पता चला है कि मैं कल आने वाली हूँ। कुछ ही देर बाद खाना सर्व किया जाता है तो सभी दोस्त मिलकर डिनर करते हैं। इन सब दोस्तों का ग्रेजुएशन का आखिरी साल चल रहा होता है। खाना खाने के बाद सब आपस में बात करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम सब ग्रेजुएशन के बाद कहाँ पर और कौन सी जॉब करोगे। थोड़ी देर बाद जीक्वांग वॉशरूम से बाहर निकलती है तो सामने झांगजू बिल पे कर रहा होता है। वो उसको कहता है कि सभी दोस्त बस नीचे आने ही वाले हैं, तुम बाहर जाकर इंतजार करो।
ये सुनकर जी क्वांग अपना बैग लेती है और बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। वहीं पर झांगजू भी आ जाता है। फिर ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। ये दोनों भी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे से सभी दोस्त आ जाते हैं। जीवांग की दोस्तें उसे कहती हैं कि क्यों ना आज रात तुम हॉस्टल में ही स्टे कर लो। इतने में जी क्वांग का फोन बजता है तो वो साइड पर जाकर कॉल अटेंड करती है। उसके अंकल उसे घर आने का कहते हैं। फिर जी क्वांग अपने दोस्तों को बताती है कि मैं इस तरह नहीं रुक सकती, मुझे मेरे घर जाना है। ये कहकर जी क्वांग वहां से चली जाती है और ऐसे अगले लम्हे जी क्वांग एक बस में अकेली बैठी सफर कर रही होती है। पर इसे वो मोमेंट याद आता है जब झांगजू उसके घर पे आया था तो इसने अपने भाई से झांगजू के बारे में बहुत सी बातें शेयर की थी। एज अ ट्यूटर उसके छोटे भाई को पढ़ाने के लिए उसके घर पे आया था। जी क्वांग के छोटे भाई ने अपनी बहन को बताया कि मैंने कुछ ही दिनों में इस टीचर का फर्क महसूस किया है, अब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हो गया हूँ। ये सुनते ही जी क्वांग खुश हुई और उस लड़के की मजीद तारीफें करने लगी। तो छोटा भाई बोला कि आप ज्यादा ही नहीं इस लड़के के बारे में तारीफें करती जा रही। जी क्वांग बोली कि नहीं, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी और अगले महीने में अपने कैंपस वापस चली जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जी क्वांग जैसी बस से उतरती है तो सामने इसका छोटा कजन खड़ा इसका इंतजार कर रहा होता है। फिर ये दोनों साइकिल पर बैठकर अपने अंकल के घर आते हैं। अगले दिन सुबह होते ही जी क्वांग अपने दोस्तों के साथ हॉस्टल के एक रूम में मौजूद होती है। इतने में उसके फोन पर कॉल आती है तो सब दोस्तें हैरानगी से पूछती हैं कि क्या ये वही इंटरव्यू की कॉल है जहां पर झांगजू ने तुम्हारी जगह अप्लाई किया था। इरबा जी क्वांग अपनी दोस्त के साथ नदी के किनारे बैठकर मिस्टर लिन की कंपनी में इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रही होती है। फिर उसकी दोस्त इससे पूछती है कि आखिर इस बार तुम इंटरव्यू के लिए इतनी पुरजोश तरीके से तैयारी क्यों कर रही हो, क्या इसकी वजह झांगजू है। फिर ये दोनों जब वापस आ रहे होते हैं तो इसकी दोस्त जी क्वांग से पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं झांगजू चाहता है कि तुम इसी शहर में रहो, इसी वजह से उसने तुम्हारी सीवी खुद अपने हाथों से सबमिट करवाई हो। थोड़ी देर बाद जी क्वांग तैयार होकर मिस्टर लिन की कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है। खाने का वक्त हो जाता है तो जी क्वांग इंटरव्यू देने के बाद फारिग होकर अपनी दोस्तों के पास पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर इसकी दोस्तें इससे इंटरव्यू के बारे में पूछ करती हैं तो ये बताती है कि मेरा इंटरव्यू ठीक हुआ है और मुझे ऑफर मिल चुकी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ये कंपनी ज्वाइन करूं या नहीं। सभी दोस्तों में रोंग बैठी ये सब सुन रही होती है। झांगजू की बचपन की दोस्त होती है और ये दोनों हमेशा से साथ रहे होते हैं। रोंग ने इसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे इंटरव्यू की कॉल नहीं आई। इस बात पर वो काफी नाराज होती है। सियांग अपने खाने की ट्रे लेकर साइड पर जा रही होती है तो वहीं उसकी दोस्त फैंग भी वापस जाती है और उससे बात करते हुए कहती है कि आज जिस कंपनी में तुम इंटरव्यू देकर आई हो वो कंपनी रोंग की आइडियल कंपनी है और वो इस ड्रीम कंपनी में काम करना चाहती थी, लेकिन उसे इंटरव्यू की कोई कॉल नहीं आई। आज जब तुमने ये बात बताई कि तुम्हें इस कंपनी से जॉब की ऑफर मिल चुकी है तो ये बात रोंग को अच्छी नहीं लगी होगी। अपनी दोस्त की बातें सुनकर जी क्वांग काफी उदास होती है। फिर वो अपने दोस्त से कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने जॉब के लिए और भी बहुत सी कंपनीज में अप्लाई किया था, मैं कहीं भी और जॉब कर लूंगी। रोंग दूर बैठी इन दोनों को ऐसे बातें करता देख रही होती है। रात होते ही रोंग कुछ खाने पीने की चीजें लेकर झांगजू के घर पर पहुंचती है। जहां पर वो मौजूद नहीं होता तो उसकी मम्मा उसे अंदर ले जाती हैं। कुछ ही देर में झांगजू वापस आ जाता है। रोंग झांगजू से बात करते हुए कहती है कि तुम्हारा मिस्टर शेंग की कंपनी में कोई ना कोई सीनियर होगा, तुम उनसे बात करो और पूछो कि मुझे इंटरव्यू की कॉल क्यों नहीं आई। अगले दिन सुबह होते ही जी क्वांग लाइब्रेरी में मौजूद होती है। इतने में इसके मोबाइल पर कॉल आती है तो ये फौरन से बाहर आती है और कॉल पिक करती है। कॉल पिक करने के बाद इसे पता चलता है कि इसे एक और कंपनी से जॉब के इंटरव्यू की ऑफर आई है। ये सुनकर जी क्वांग काफी खुश होती है और इंटरव्यू देने का इरादा कर लेती है। इतने में इसके मोबाइल पर इसकी दोस्त का मैसेज आता है। इसकी दोस्त इसे एक जगह पर आने का कहती है जहां पर बाकी सब दोस्तें भी इकट्ठी हो रही होती हैं। जीवांग जब अपनी दोस्त की बताई हुई जगह पर पहुंचती है तो वहीं सामने जैंग भी खड़ा होता है। सभी दोस्त जी क्वांग की तरफ हैरानगी से देख रहे होते हैं। तो रोंग जी क्वांग बताती है कि तुम्हारे लिए जो इंटरव्यू की कॉल आई थी वो तुम्हारी नहीं थी बल्कि मेरे लिए आई थी और ये सब मुझे जैंग जी की सीनियर ने बताया है जो कि शिंगवान कंपनी में काम करते हैं। रोंग मुसलसल सब दोस्तों के सामने जी क्वांग को बुरा भला कहती रहती है। रोंग ने बताया कि मुझे उस सीनियर से पता चला है कि इंटरव्यू की लिस्ट पर मेरा नाम था, लेकिन मुझे कॉल रिसीव नहीं हुई और तुमने मेरी जगह ये कॉल पिक की थी और तुमने मुझे बताया भी नहीं। रोंग की बातें सुनकर जी क्वांग उसका जवाब देती है और कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं किया और तुम मुझ पर बस इल्जाम लगा रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर रोंग सबके सामने कहती है कि मैं ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि तुम जैंग जी को पसंद करती हो और शैंगवान कंपनी हुआ बैंक के बहुत करीब है, जो कि और हम सभी जानते हैं कि जैंग जी हुआ बैंक में काम करता है और ये कंपनी उसके बिल्कुल सामने है। तुम बस जैंग जी के करीब रहना चाहती हो और यही वजह है कि तुमने मेरी इंटरव्यू की कॉल पिक की और मेरी जगह इंटरव्यू देने गई। तुम बस ये चाहती हो कि हम दोनों कभी इकट्ठे ना हो। जी क्वांग अपनी सच्चाई साबित करने के लिए अपनी पॉकेट में से एक कार्ड निकालती है और उस पर लिखा हुआ नंबर डायल करने लगती है,
लेकिन जैसे ही कॉल ऑन होती है तो फौरन से ज़ैंग जी उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है और सबको बताता है कि ये तो इनवैलिड नंबर है। इसके बाद जी क्वांग वहां से गुस्से में जाते हुए कहती है कि आप सबको मेरी सच्चाई पर यकीन लाना है या नहीं, ये आपका मसला है, मैं मजीद कुछ नहीं कहना चाहती। वापसी पर रास्ते में जी क्वांग काफी बुरे तरीके से रोती हुई जा रही होती है, तो तब इसे वो मोमेंट याद आता है जब इसने लव कन्फेशन की थी और ज़ैंग जी ने इसे इनकार कर दिया था। लेकिन जी वांग ने हार नहीं मानी और उसने जाते हुए उस वक्त ज़ैंग जी से कहा था कि मैं कभी हार नहीं मानूंगी, मैं उस लम्हे का इंतजार करूंगी जब तुम मेरे लिए अपनी लव कन्फेशन करोगे और तब तक मैं तुम्हें पसंद करती रहूंगी। जी वांग की ज़ैंग जी के लिए लव कन्फेशन की बात पूरे हॉस्टल में फैल गई थी और सब जी क्वांग को बुरा भला कह रहे थे, क्योंकि वहां पर सभी को पता था रोंग और ज़ैंग जी बचपन से साथ रहे हैं और इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन जरूर है। जब ये बात जी क्वांग तक पहुंची तो उसने फौरन से ज़ैंग जी को मैसेज किया और पूछा कि क्या ये सब सच है, क्या तुम रोंग को पसंद करते हो। लेकिन ज़ैंग जी ने कभी भी जी क्वांग के इस मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। थोड़ी देर बाद सी क्वांग अपने घर पर कमरे में मौजूद होती है तो दरवाजे पर दस्तक होती है। वो जैसे ही दरवाजा खोलती है तो सामने छोटा भाई खड़ा होता है। सी क्वांग की आंखों में आंसू देखकर उसका छोटा भाई पूछता है कि कहीं इसकी वजह ज़ैंग जी तो नहीं, क्या उसने तुम्हें फिर से रिजेक्ट कर दिया। सी क्वांग सारी रात रोते हुए गुजार देती है। अगले दिन सुबह होते ही वो हॉस्टल के रूम में जाती है और अपना सामान पैक करने लग जाती है। इतने में वहां पर रोंग आ जाती है और जी वांग से कहती है कि हमें ये मामला यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, आखिरकार हम दोनों क्लासमेट्स हैं। फिर रोंग जी क्वांग को बताती है कि मेरे हाथ में जो फोन है ये मुझे ज़ैंग जी ने गिफ्ट किया है। जी वांग कहती है कि इस फोन के बारे में इतना शो ऑफ करने वाली कौन सी बात है, ये तो एक मामूली सा फोन ही है। ये कहने के बाद जी वांग अपना सामान लेकर वहां से चली जाती है। रात होते ही जी वांग की बेस्ट फ्रेंड जब अपने हॉस्टल में वापस आती है तो उसको सब कुछ पता चलता है, तो वो बताती है कि इंटरव्यू के लिए आने वाली कॉल मैंने पिक की थी, जी वांग ने नहीं। मैंने जब कॉल पिक की थी तो उन्होंने कहा था कि हम दोबारा कॉल कर लेंगे, उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि मैं रोंग को बताऊं। अगले दिन सुबह होते ही सी क्वांग की बेस्ट फ्रेंड फैंग एक लंच अरेंज करती है जहां पर सबको बुलाती है। वहां थोड़ी ही देर में सी क्वांग भी पहुंच जाती है। फिर ये दोनों वो सबूत देते हैं जिससे इन दोनों की सच्चाई साबित हो जाती है। वैसे सबके सामने सारी सच्चाई आ जाती है और सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। फिर ये दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा करती हैं। वहीं दूसरी तरफ रात के वक्त ज़ैंग जी अपने घर पर मौजूद होता है और ये पढ़ाई कर रहा होता है। इतने में इसके फोन पर कॉल आती है जो कि इसके सीनियर की होती है। फिर वो इसको सारे मामले के बारे में बताते हैं। ज़ैंग जी को जब सारी सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसने जी क्वांग के साथ बहुत बुरा रवैया रखा था। इतने में थोड़ी ही देर बाद वहां उसकी मम्मा भी आ जाती हैं। वो उसके लिए कुछ खाने का लेकर आती हैं तो वहीं बैठ जाती हैं उससे कुछ बात करने के लिए। फिर ज़ैंग जी की मम्मा उससे बात करते हुए कहती हैं कि तुम और रोंग बचपन से दोस्त हो और तुम दोनों हमेशा साथ रहे हो और अब तुम्हारी जॉब भी लग गई है और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गई है। क्यों ना तुम दोनों बेहतरीन टाइम देखकर एक साथ रिलेशनशिप में आ जाओ और अपना रिश्ता पक्का कर लो। लेकिन ज़ैंग जी अपनी मम्मा को मना कर देता है और कहता है कि अभी आप इस बारे में कोई बात मत करें। अगले दिन सुबह होते ही जी क्वांग एक टीचर के ऑफिस के बाहर खड़ी होती है। जैसे ही ये दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो सामने ज़ैंग जी भी वहीं खड़ा होता है और दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं। जीवांग जैसे ही टीचर के ऑफिस में पहुंचती है तो वो उनको बताती है कि मैं अपनी थीसिस वापस लेने के लिए आई हूं। लेकिन टीचर को जी क्वांग का थीसिस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होता, तो वो ज़ैंग जी के सामने जिंग को काफी बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं और उसको डांटने लगते हैं। ज़ैंग जी टीचर को रोकता है और जियांग के साइड लेने लगता है, तो जीवांग ज़ैंग जी को मना कर देती है और वहीं रोक देती है। तो टीचर इस पर भी मजीद गुस्सा करते हैं, लेकिन जीवांग ज़ैंग जी से कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है। जीवांग अपना थीसिस का पेपर लेकर बाहर चली जाती है। बाहर लिफ्ट के पास आते ही फौरन से ज़ैंग जी भी बाहर आता है, तो वो उससे कहता है कि लिफ्ट का दरवाजा बंद मत होने दो, मुझे भी नीचे जाना है। लेकिन जिंग बिल्कुल भी दरवाजा नहीं रोकती और लिफ्ट के बंद होने का इंतजार करती है। फिर ज़ैंग जी फौरन से दरवाजा रोक लेता है और उसके साथ अंदर आ जाता है। ये दोनों खामोश खड़े होते हैं तो ज़ैंग जी सींग से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ थीसिस की रिपोर्ट में। जी क्वांग इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और खामोशी से बाहर चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद जीवांग घर पर अपने कजन के साथ मौजूद होती है, तो वहां पर इसका कजन इसके पूछता है कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम अब हॉस्टल नहीं जाती और घर पर रहती हो। थोड़ी देर में जी क्वांग के फोन पर कोई कॉल आती है तो वो हैरानगी से देखती है कि ये हॉस्टल का नंबर है, मुझे इस वक्त कौन कॉल कर रहा होगा। तो उसका भाई कहता है कि क्यों ना तुम कॉल पिक करो और देखो ये कौन है। फिर जीवांग कॉल पिक करती है तो ये ज़ैंग जी की आवाज सुनती है। फिर जी क्वांग उससे पूछती है कि आखिर क्या वजह है, तुमने मुझे कॉल क्यों की है। तो वो बताता है कि मैंने तुम्हें ईमेल भेजी थी, तुम अपना इनबॉक्स चेक कर लेना।
ये कहकर वो दोनों कॉल कट कर देते हैं। जीवांग जब अपना इनबॉक्स खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सी ऐसी फाइल्स होती हैं जो कि जांग जी ने इसकी हेल्प के लिए भेजी होती हैं ताकि इसका थीसिस ठीक हो जाए। ये देखते ही फौरन से जीवांग अपना सामान लेकर अपने कमरे में आती है और इन फाइल्स को देखने लग जाती है। फिर इसे समझ नहीं आता कि आखिर जांग जी इसके लिए इतनी मेहनत क्यों करेगा, कहीं ये रॉन्ग की जगह सॉरी तो नहीं कर रहा। फिर असल बात पता करने के लिए जी क्वांग फौरन से वापस उसी नंबर पर कॉल करती है तो हॉस्टल के रूम में कोई और लड़का कॉल पिक करता है और बताता है कि जांग जी इस वक्त सो रहा है। जीवांग हैरानगी से पूछती है कि आखिर दिन का वक्त है, जांग जी इस वक्त क्यों सोएगा। तो वो दोस्त बताता है कि जांग जी पिछले काफी दिनों से रात को जाग रहा था और ये काफी फाइल्स ढूंढ रहा था जिस पर बहुत सी मेहनत लगी और इस वक्त ये थका हुआ सो रहा है। ये दोनों अभी बात कर ही रहे थे कि इतने में जांग जी उठ गया था। फिर इसके दोस्त ने उसे बताया कि कॉल आई है तुम्हारे लिए, तो वो फौरन से आया और कॉल पर बात करने लगा। ये आवाज सुनते ही समझ आता है कि ये जी क्वांग की आवाज है। तो वो फौरन से पूछता है कि अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद के लिए हाजिर हूँ। लेकिन जीवांग इसको मना कर देती है और ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। अगले दिन सुबह होते ही जीवांग अपने टीचर के ऑफिस जाती है और थीसिस सबमिट करवा देती है। तो टीचर इसकी काफी तारीफ करते हैं जिससे जीवांग खुश हो जाती है। यहाँ से फारिग होकर जीवांग अपने कजन के साथ गाड़ी में बैठकर टेस्ट सेंटर की तरफ जा रही होती है। तो रास्ते में इसका भाई बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज अरेंज किया है जो तुम्हें वहां जाकर मिल जाएगा। टेस्ट सेंटर पहुंचने के बाद छोटा भाई मुसलसल इधर उधर नजरें घुमाए जा रहा होता है और किसी को ढूंढने लगता है। जीवांग इससे पूछती है कि आखिर तुम किसको ढूंढ रहे हो। तो वो बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो सरप्राइज अरेंज किया था वो मुझे नजर नहीं आ रहा, बस मैं उसी को देख रहा हूँ। थोड़ी देर में टेस्ट की टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है तो जीवांग का भाई जाते हुए कहता है कि तुम इधर उधर देखती रहना, हो सकता है जल्द ही तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज मिल जाए। थोड़ी देर बाद टेस्ट का टाइम ओवर हो जाता है तो छोटा भाई बाहर आ जाता है। फिर ये दोनों खाने के लिए जाने लगते हैं तो इतने में छोटे भाई को याद आता है कि मैंने तो तुम्हारे लिए सरप्राइज अरेंज किया था। फिर वो पीछे रश में जाता है और जांगफी को लेकर आता है। फिर वो जीवांग को बताता है कि ये जांगसू का छोटा भाई संगफी है। इसके बाद ये तीनों खाना खाने के लिए चले जाते हैं। टेस्ट के दूसरे दिन जब जी क्वांग अपने छोटे भाई के साथ टेस्ट सेंटर पहुंचती है तो वहीं संगफी अपने बड़े भाई के साथ आया होता है। ये देखकर जी क्वांग काफी हैरान होती है। इतने में इन दोनों के छोटे भाई टेस्ट लेने के लिए अंदर चले जाते हैं तो ये दोनों पीछे खाना खाने के लिए चले जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठे इंतजार कर रहे होते हैं कि इतने में जी क्वांग को वो मोमेंट याद आता है जब इसने जांग जी को उधार पैसे दिए थे जब इसकी मम्मा की तबीयत खराब थी और अगले ही दिन जांग जी ने सारे पैसे वापस लौटा दिए थे। इतने में वेट्रेस जांग जी से ऑर्डर लेकर चली जाती है। इसके बाद जी क्वांग एक्सक्यूज करके बाहर चली जाती है। जी क्वांग टेस्ट सेंटर के बाहर अकेली बैठी होती है तो वहीं थोड़ी देर बाद जांग भी आ जाता है। जांग जी क्वांग से पूछता है कि कल तुम मेरे भाई के साथ खाने पर गई थी, तो क्या इसका मतलब है तुम मेरे साथ नाराज नहीं हो। फिर जीवांग ने इसको बताया कि कल हम सब जब लंच पर गए थे तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं नाराज हूँ या हमारे दरमियान कोई भी बात है, मैं तो बस अपने छोटे भाई के दोस्त के साथ लंच पर गई थी। जांग जी क्वांग से पूछता है कि मैंने तुम्हें जो मटेरियल प्रोवाइड किया था क्या उससे तुम्हारी मदद हुई या नहीं। जीवांग जवाब देने ही वाली होती है कि सामने से दोनों के छोटे भाई बाहर आ जाते हैं। जीवांग का छोटा भाई जांगफी से कहता है कि क्यों ना आज हम सब लंच पर चलें, तो इसका फिर जांगफी कहता है कि आज हमारी मम्मा के साथ लंच की टाइमिंग फिक्स है तो हमें वहां ही जाना है। ये सुनकर जीवांग अपने छोटे भाई को लेकर वहां से चली जाती है। कुछ ही दिन बाद इन सब दोस्तों का लास्ट डे आ गया था और ये सब ग्रेजुएशन कोट पहनकर अपना लास्ट डे का फोटो शूट कर रहे थे। जीवांग अपने सभी दोस्तों के साथ काफी खुश थी। वहीं कुछ ही फासले पर जांग जी दूर खड़ा इन सबको देख ही जा रहा था। यहाँ से फारिग होकर रात होते ही जीवांग अपने हॉस्टल पहुंची ताकि अपने दोस्त की पैकिंग में मदद कर सके। फिर ये सब दोस्त इकट्ठे होकर अपने उस दोस्त को एयरपोर्ट पर छोड़ने गए। एयरपोर्ट से बाहर आकर जब सभी दोस्तें वापस जाने के लिए बस में सवार हुई तो बस में जगह भर चुकी थी और वापसी के दरवाजे बंद हो गए थे। फिर जीवांग पीछे अकेली रह गई। बोर्ड पर देख रही थी कि पीछे से जांगजे की आवाज आई और उसने बोला कि आखिरी बस जा चुकी है, तुम अब देखना बंद कर दो। तो दोस्तों ये थी शाइन ऑन मी के आज के एपिसोड की कहानी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करना।